So in last lecture, we have discussed about first law of thermodynamics for process. ओके, क्या मिला था हमें जो फर्स्ट लॉ आया था? दैट इज डेल क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो प्रोसेस के लिए लॉ है, जो हमने फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल डिफाइन किया था, दैट वाज इंटीग्रेशन डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। ठीक है, इट इज फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल। ठीक है, अब मैं बोलूं आपसे कि वेदर दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ प्रोसेस और नॉट। ठीक है, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। दिस लॉ डेल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू is applicable for, first is only for cycle, only for process, both for cycle and process। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? मैंने बोला ये ऑप्शन दिया मैंने बेटा, प्रोसेस नहीं बोला, ओनली फॉर साइकिल, ओनली फॉर प्रोसेस, फॉर बोथ साइकिल एंड प्रोसेस। ओके, मैं पूछ रहा हूँ ये जो लॉ है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर साइकिल, ओनली फॉर प्रोसेस और फॉर बोथ? बताओ। ओनली फॉर साइकिल, अदर्स क्या सही होगा? और बोथ? अच्छा, बोथ हो जाएगा और बोथ। अच्छा ये बताओ, साइकिल और प्रोसेस का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है साइकिल और प्रोसेस में? देखो पीछे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया है या ऑटो साइकिल दिखाई थी, साइकिल इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट वन, आई एम डूइंग प्रोसेस वन टू टू, then process 2 to 3, then process 3 to 4, then process 4 to 1. After doing 4 process or after undergoing 4 process, we are completing us one cycle. आ रहा समझ में? तो साइकिल मीन्स वी आर कमिंग बैक टू द इनिशियल स्टेट, जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी स्टेट में मैं फिर से रिटर्न होके आ जा रहा हूँ। ठीक, दैट इज साइकिल। बट प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के मैं गया, दैट्स इट। आई एम नॉट कमिंग बैक टू ओरिजिनल स्टेट। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड साइकिल। आ रहा समझ में? मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, कहीं नहीं बोला है मैंने अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ साइकिल और फॉर अ प्रोसेस और फॉर बोथ। अब कोई चेंज करना चाहेगा अपना स्टेटमेंट? अच्छा, फॉर अ प्रोसेस होगा। अच्छा, क्यों होगा सत्यम फॉर अ प्रोसेस, ये बताओ। दिस law will be applicable, sir. We can say cycle is also process. You cannot say cycle is a combination of process. Cycle is not a process. समझ रहे हो? Combination of process और a process is different. या combination of process है
एंड ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मेरी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इज सेम, दैट कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब ये भी हो गया कि आपने 5 और 6 और नंबर ऑफ प्रोसेस कर ली, लेकिन इनिशियल से फाइनल जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट आपकी डिफरेंट है, देन इट इज नॉट साइकिल। आ रहा है समझ में? मान लो मैंने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, पहले मैंने प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने कुछ कंप्रेशन किया, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, फिर कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन किया कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कुछ किया, कंप्रेशन किया, और मैंने बोल दिया ये है, यहाँ से ये मेरी पहली फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। कैन यू से दिस इज अ साइकिल? It is not a cycle because my final point is not same as the initial point. It will be a cycle if I am coming again down to this point 4 5. ठीक है? So that condition has to be fulfilled. तो अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि इस इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ मैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। मतलब मैं पूरी साइकिल के लिए मैं अगर समेशन करूँ हीट ट्रांसफर का, वो इक्वल होना चाहिए पूरी साइकिल के लिए में जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है? ऑन द अदर हैंड जब मैं प्रोसेस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ आया डेल क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन अब जैसे ही आप इसको साइक्लिक इंटीग्रल करोगे ना इस पूरी इक्वेशन का, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू तो डेल क्यू ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीई करोगे, डी एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पॉइंट्स पे। मतलब अगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पॉइंट पे डिपेंड करेगी, बट इन केस ऑफ अ साइकिल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। जहां से स्टार्ट किया मैंने वहीं पे आ गया, पूरी साइकिल कंप्लीट कहाँ पे हुई? वहीं पे कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा फॉर अ साइकिल। इसका मतलब डेल क्यू इंटीग्रल डी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू, और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ साइकिल। प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस के लिए ये क्वांटिटी जीरो नहीं है बेटा। आ रहा है समझ में? तो कभी भी मत बोल देना इसको कि प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है या बोथ के लिए एप्लीकेबल है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ साइकिल। अब वो साइकिल वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, वो कोई भी हो सकती है, बट इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अ साइकिल। ध्यान रखना, क्योंकि साइकिल के लिए ये जो एनर्जी चेंज था वो साइकिल के लिए ही जीरो हो रहा है, प्रोसेस के लिए जीरो नहीं है वो। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, दिस फर्स्ट लॉ of this form of the first law is applicable only for a cycle. ठीक? On the other hand, अगर मैं आपसे बोलूं कि this form whether it is applicable of cycle, whether it is applicable, same question, same option, कौन सा ऑप्शन सही होगा? For this statement, this form of first law, सेम ऑप्शन आपको दिए मैंने, कौन सा ऑप्शन होगा सही? हाँ, बोथ होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। वाई? बिकॉज प्रोसेस के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस के लिए आपको डी चेंज हो रहा है, सो दिस इज द इक्वेशन। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिल, साइकिल का डी जीरो हो जाएगा, बस दैट्स इट। इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ डी का टर्म ही नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर अ प्रोसेस, बट दिस फॉर्म कैन बी यूज फॉर अ साइकिल और फॉर प्रोसेस, बोथ। ठीक है? दो चीजें हैं, पहला है साइकिल और प्रोसेस, दूसरा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। दोनों स्टेटमेंट जो फॉर्म है, दोनों इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट ये वाली जो फॉर्म है, दिस वन, it is applicable only for a cycle, and this is, it is applicable for both process and cycle. Keep that in mind. ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को?
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. Okay. Okay. Then energy E. It is defined as, it is a summation of two types of energy. First one is microscopic energy and second is macroscopic. Okay. Microscopic energy means internal energy of the system, that is U. Then macroscopic means other energies like kinetic energy plus potential energy, etc. ठीक. मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी स्टोर कर रखी है उसने, सिस्टम ने या फ्लूइड ने, वर्किंग फ्लूइड ने, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड दैट इज डिनोटेड बाय ई. इट इज इंटरनल एनर्जी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, जो फ्लूइड एज अ बल्क एनर्जी कंजर्व है, मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, पूरा का पूरा वर्किंग फ्लूइड एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में एज अ बल्क. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पूरा का पूरा फ्लूइड जितना भी मेरे पास मास है वो पर्टिकुलर हाइट पे है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेटम हेड है, दैट बिकॉज ऑफ दैट some potential energy, it has stored some potential energy. Okay. So these are the form of macroscopic energy. ठीक है. एंड टोटल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. दिस इज, you can say, microscopic energy plus macroscopic. माइक्रोस्कोप में क्या आएगा, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी. ठीक है. स्पिन एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स स्पिन कर रहे हैं, दीज टाइप ऑफ एनर्जी विल कम अंडर इंटरनल एनर्जी. ठीक है. जहां इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इंटरनल एनर्जी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड एज अ बल्क, तब हम बात करेंगे क्या, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी की. ठीक है. सो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ, इस काइनेटिक एनर्जी को, टोटल ई को, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, इट विल कम del q is equal to du plus delta ke plus delta pe plus dw. ठीक है. एंड इफ डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा पीई, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज नेग्लिजिबल. मीन्स अगर मेरे सिस्टम में कोई फ्लूइड मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में चेंज और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बहुत ही कम है, चेंज का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये ध्यान रखना. द मीनिंग ऑफ चेंज इज इनिशियल फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, जो डिफरेंस आया है दैट इज वेरी स्मॉल. जैसे मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो लेट अस से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज 1000 किलो जूल. इट इज नॉट वेरी लेस. द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट 1 इज नॉट वेरी लेस. ठीक है, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड नहीं है. एंड लेट अस से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट 2 इज 1000.001 किलो जूल. ठीक है. दोनों स्टेट पे जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल. बट when we are talking about change in kinetic energy from state 1 to state 2, that is approximately negligible because it is 0.001.
So 1000 किलो जूल के कंपैरिजन में मैं 0.001 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? सो ये मत सोचना कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेग्लिजिबल है, ध्यान रखना, ठीक। तो जैसे ही मैंने ये अजम्पशन अज्यूम किया कि इफ डेल्टा के एंड डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, then change in kinetic energy, so then the equation will be del q is equal to du plus d। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे जैसे ये वाली इक्वेशन फॉर्म चेंज करते जाएगी, ये सबसे जनरलाइज्ड इक्वेशन का फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, दिस वन इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन। यहाँ मैंने कोई भी अजम्पशन अज्यूम नहीं किया है अभी तक, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं अजम्पशन अज्यूम करते जाऊंगा, इस इक्वेशन की फॉर्म चेंज होती जाएगी, और वो पता होना चाहिए आपको कि एट व्हाट अजम्पशन दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे कि अगर मैंने आपको इसी इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया, del q is equal to du plus del w, so you should be knowing that since it is not de, it is du, that means change in kinetic energy and change in potential energy has been neglected, that you should know, ठीक है। नाउ तो यहाँ तक अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए मैं पूछूं आपसे, क्या जंक्शन लिया आपने, तो पहला जंक्शन क्या है, फर्स्ट वन इज तो क्लोज सिस्टम, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए पढ़े हैं अभी तक, दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम। सेकंड वन इज दिस वन, डेल्टा के ई डेल्टा पी नेग्लिजिबल, ठीक है। और इसी को अदर टर्म्स में बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी नेग्लेक्टेड, ओके। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, ठीक है, एक एजम्पशन हुआ। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू है, डेल डब्ल्यू, इट इज द समेशन ऑफ टू वर्क्स, फर्स्ट इज पीडीवी वर्क एंड सेकंड इज डेल डब्ल्यू अदर, ठीक है। पीडीवी वर्क आपको पता है कौन सा वर्क होता है, पीडीवी मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क, नॉन फ्लो वर्क, बाउंड्री वर्क, ठीक है। ये सारे नाम मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, नहीं पता तो फिर आपकी गलती है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक। अदर वर्क में बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट या बाउंड्री वर्क के अलावा बहुत सारे वर्क बताए थे, शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क, स्प्रिंग वर्क, वो सारे वर्क इस अदर वर्क में आएंगे, आ रहा है समझ में? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस अदर वर्क की, क्या है, शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, नेक्स्ट क्या था, स्प्रिंग वर्क, ठीक है। तो जो भी दूसरे वर्क हैं एक्सेप्ट बाउंड्री वर्क, कोई भी दूसरा वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, वो आप वर्क अदर वर्क में कंसीडर करोगे, बाउंड्री वर्क में कंसीडर नहीं करोगे। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला कि डी डब्ल्यू, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्क विच आर एसोसिएटेड विद एनी सिस्टम, फर्स्ट वन इज बाउंड्री वर्क, अदर वन इज अदर वर्क। और बाउंड्री वर्क को छोड़ के कोई और दूसरा वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, वो हमेशा किसमें काउंट होगा, डब्ल्यू अदर में, ओके। और अदर वर्क के एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी, एग्जांपल क्या मतलब कौन कौन से अदर वर्क पॉसिबल हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क और कैसे इनको वर्क डन फाइंड आउट करना है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू पी डी वी मतलब बाउंड्री वर्क प्लस डी डब्ल्यू अदर्स, ठीक है। हम लेट अस से नेक्स्ट assumption, if dw other is zero means सिस्टम में कोई भी दूसरा वर्क नहीं हो रहा है एक्सेप्ट बाउंड्री वर्क, ओके। एंड सेकंड इज
प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इस वाले एजम्पशन को पुट किया, ये फर्स्ट वाले एजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू पी डी वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि डब्ल्यू उधर मैंने क्या कर दिया, अज्यूम कर लिया जीरो। ठीक, अब बेटा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो वर्क, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है पीडीवी या पीडीवी वर्क है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है, तभी ये पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाता है, जो मेरा पी इंटरनल है, और डी डब्ल्यू पी डी भी किसके इक्वल हो जाता है, पीडीवी के। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, दैट मीन्स फॉर अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आई कैन पुट डी डब्ल्यू पी डी वी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पी इंटू डी वी। ठीक है, अगर ये टोटल वर्क की बात हो रही है, सॉरी इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, या तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन मत लगाओ। ठीक है, इंटीग्रेशन इसलिए हटाया मैंने बिकॉज हियर इट इज एलिमेंटल अमाउंट ऑफ वर्क, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग टोटल। अगर यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू पीडीवी लिखा होता तब इंटीग्रेशन लगा होता। ठीक है, सो मैं इस पीडीवी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, नाउ इक्वेशन विल बिकम del q is equal to du plus p dv. This is the form which will be mostly used in your questions of thermodynamics. ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या जंक्शन हुए, फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम, सेकंड वन इज what, delta ke and delta pe zero, third del w other is zero, yeah, last is quasi static. आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ठीक है, देखो ध्यान रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सबसे जनरल मिस्टेक जो है वो यही मिस्टेक है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में, कि आपको इक्वेशन पता है लेकिन आपको इक्वेशन कहाँ पे लगानी है, क्या अजम्पशंस हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो आपको नहीं पता है। तो आपको क्या लगेगा कि यू नो थर्मोडायनेमिक्स वेरी वेल, आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से आती है, और डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी लिख लो जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो। तुमने पढ़ी हो थर्मोडायनेमिक्स या ना पढ़ी हो, तो फाइनल ईयर में अगर जाके तुमसे बोल दे कि इंटरव्यू के लिए मुझे बताओ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, यू विल 90% ऑफ स्टूडेंट विल बी राइटिंग द थर्मोडायनेमिक्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर इंटरव्यू थोड़ा आड़े तिरछे क्वेश्चन पूछने लगेगा ना कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फेवरेट सब्जेक्ट ऐसी हमें लगता था हवा में है नहीं। ठीक है, सो ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन गेट में आ रखे हैं, ईएससी में आ रखे हैं, ध्यान रखो, समझ रहे हो, कि डायरेक्ट इक्वेशन दे दी, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, या इट्स ट्रू, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होगी पीडीवी आप नहीं लिख सकते। आ रहा है समझ में? सो you should be knowing what are the conditions that should be satisfied before using any equations. ठीक है, ओके, सो यहाँ तक फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट। ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, वी विल
do analysis for different process basis of first law. ठीक है. So first one is isolated system. ठीक है. For isolated system, we know there is no interaction between system and surrounding. That means no mass interaction, no energy interaction. There are two ways through which energy can interact between system and surrounding. First one is through heat transfer, second one is through work transfer. ठीक है. No other way of interaction is there. So if I am writing first law, del W, ठीक है. और isolated heat transfer is 0, work transfer is 0. So बचा क्या? D is equal to 0. D is equal to 0. That means energy is equal to constant. ठीक है. मतलब क्या है आपका? For an isolated system undergoing any process, the energy charge तुम तो खत्म गजब गजब बोल देते हो भाई तुम लोग. कसम से मन कर रहा है कि अभी बालकनी में जाऊं और कूद जाऊं. अब ये चार्ज है या हीट ट्रांसफर है? सूरज. हाँ तो चार्ज कहां से आ गया ये? बोलने में मिस्टेक मत करो भाई तुम तो. मतलब टीचर को तुम आत्महत्या ही करवा दोगे टीचर की तुम तो. है? मतलब 8वें 10वें लेक्चर के बाद अगर तुम इसको चार्ज बोलोगे तो बस हो गया. फिर तो समझ लो क्या होगा. इट इज हीट बेटा. हीट ऐसे जीरो हो गई. मैंने 3 टाइप के सिस्टम हमने पढ़े थे. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था? नो मास ट्रांसफर एंड नो एनर्जी ट्रांसफर. याद है ये? हाँ तो जब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो पहले तो क्लोज सिस्टम हो गया. ठीक. दूसरा, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही है. मतलब एनर्जी ट्रांसफर किस किन किन तरीके से हो सकती है? एक तो हीट ट्रांसफर हो रहा हो या फिर वर्क ट्रांसफर हो रहा हो. यही दोनों बेस तो पॉसिबल है एनर्जी ट्रांसफर के लिए. अब आइसोलेटेड सिस्टम है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती. दैट मीन्स हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रही होगी और वर्क भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा. इसीलिए मैंने हीट ट्रांसफर डेल क्यू 0 लिख दिया और वर्क ट्रांसफर डेल डब्ल्यू भी 0 कर दिया. आ रहा है समझ में? ओके. सो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है. फिर से अगेन डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू. ठीक है. नाउ इफ दिस इज 0 बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबेटिक, सो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी. ठीक है. और अगर आप लेट अस से कि जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इफ वी आर neglecting, then we can write that dw is equal to minus du. ठीक है. दैट मीन्स जो भी वर्क हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से का यूज करके हो रहा है. आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि आपने कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो सिस्टम जो भी वर्क कर रहा है वो कहाँ से करेगा? उसकी इंटरनल एनर्जी से.
इसलिए लिखा है कि अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। दैट्स दैट्स वाई द नेगेटिव साइन इज कमिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिस्टम वर्क करेगा और कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी से कर रहा है। इसका मतलब अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, थर्ड इज आई एम टेकिंग फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखी, सेम वही, डेल क्यू इज इक्वल टू बी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, और इसमें assumption सबसे पहले अप्लाई किया मैंने, पहला डेल्टा के ई एंड डेल्टा पी ई अप्रॉक्सीमेटली जीरो, डेल डब्ल्यू अदर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे ही दो assumption आप यहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पी डी वी। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे ही प्रोसेस हुई, डेल डब्ल्यू पी डी वी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज पी इंटू डी वी होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो दैट मीन्स पी डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट वर्क इज जीरो। सो डी क्यू for a constant volume process is equal to change in internal energy. This is the one of the most important conclusion. ध्यान रखना कि if I have to find out the change in heat interaction or whatever the heat transfer is being taken place in a constant volume process, it is equal to change in internal energy. आ रहा है समझ में? कब? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो कि केस मैक्सिमम केसेस में यही केस होगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को आप नेग्लेक्ट ही करेंगे, बिकॉज क्लोज सिस्टम है। ठीक है, अगर ओपन सिस्टम होता तो फिर भी कुछ फ्लो होता, तो कुछ वेलोसिटी होती। क्लोज सिस्टम के केस में हम लोग जो भी वेलोसिटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ओके, ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस डी क्यू को लिखूं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू क्या होता है, अभी हमने हीट जब पढ़ा तो क्या था, एम सी बी टी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हीट ट्रांसफर पढ़ा था जब मैंने, एम इंटू सी इंटू डी टी। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो ये क्या हो जाएगा, सी बी। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है यार, सिंपल सिंपल है बेटा, डेल क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए इसका मतलब सी कौन सा हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, सो एम सी बी, एम सी बी डी टी। इसको मैंने यहाँ पुट किया तो क्या आ गया, ये एम सी बी डी टी इज इक्वल टू डी यू। मीन्स फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू एम सी बी डी टी। कोई भी सब्सटेंस होगा, आपको अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दे रखी है, then you can easily find out change in internal energy by applying MCV/dT. That is mass of the substance, CV specific heat of constant volume of substance, multiply with change in temperature of the substance. That will be the internal energy of that system, of that fluid. आ रहा समझ में? तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, और किसी प्रोसेस के लिए नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो। अगर प्रोसेस चेंज हो गई तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा सब सब्सटेंस के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो किसी भी सब्सटेंस के लिए यू कैन अप्लाई डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। ओके, कीप दैट इन माइंड। नाउ नेक्स्ट, लेट अस से जो इंटरनल एनर्जी है इस स्मॉल यू, ठीक है, मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दैट मीन्स if I want to find out the change in internal energy du from the total differentiation, I can write it del u over del t at constant volume dt plus del u del v at constant temperature dv। ये मैं लिख सकता हूँ, मैथ में सबने पढ़ा होगा ये। ठीक है, if z is a function of x and y, so dz को आप ऐसे लिख सकते हैं, dz over del x into dx plus dz over del y into dy। ठीक है, अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा, हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन था, वो जो एक्सप्रेशन था वहां क्या था कि एम सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू डेल यू। ये टोटल एनर्जी है, अगर मैं इसी को मास के टर्म्स में लिखूंगा, स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा? सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू होगा। मास से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो डी यू ओवर मास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। सो मैंने स्मॉल यू से लिख दिया, तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट डी यू ओवर डी टी, और कौन सी प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, इज इक्वल टू क्या आ गया? सीवी। ये जो एप्लीकेबल था, ये कंडीशन एप्लीकेबल थी, किसके लिए थी? फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, डी यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके इक्वल है? वो सीवी के इक्वल है। ठीक है, और इसी टर्म को मुझे दिख रहा है ये टर्म यहाँ, दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस दिस टर्म विद सीवी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस del u over del v t into dv। This is the equation। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, अब इसके बाद जो सेकेंड टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता चल गई था। ठीक है, डायरेक्ट मैंने जो कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन से अप्लाई किया, मैंने पता चल गया कि डेल यू ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सीवी के इक्वल है। ठीक है, सो वी कैन, आई हैव रिप्लेस्ड दिस टर्म विद सीवी। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हाट दिस टर्म रिप्रेजेंट। इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, फॉर दैट जूल डिड experiment that is called Joule's free expansion experiment। Joule's free expansion experiment। Okay, what he did, he took a chamber isolated it
means there is no heat interaction between system and surrounding. Okay, then inside that chamber we took two glasses और टू बीकर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लास बॉल, ठीक है। हाँ कर रहा हूँ, 2 मिनट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है, दिस इज वॉल। एक बल्ब में आपका गैस है और दूसरे बल्ब में आपकी वैक्यूम है। ठीक है, जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उसने क्या किया, एक चैम्बर लिया या कंटेनर लिया, उसको इंसुलेटेड किया, दैट मीन्स देर इज नो हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू 0 है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा सिस्टम सराउंडिंग क्योंकि इंसुलेटेड है। उसके अंदर दो बल्ब लिए, ग्लास बल्ब, उन बल्ब्स को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ एक वन वॉल्व। ठीक है, अब ग्लास जो राइट हैंड साइड वाला बल्ब है दैट इज वैक्यूम, दैट मीन्स देयर इज अ जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्लास है उसमें कुछ गैस फिल है किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक है, अब जैसे ही इस वॉल्व को मैं ओपन करूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रेशर ज्यादा है, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, गैस एक्सपेंड हो रही है एंड प्रेशर रिड्यूस होगा, एक्सपेंशन हो गया। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जूल्स फ्री। अब फ्री एक्सपेंशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स है दैट इज व्हाट, जीरो। आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर है ही नहीं, तो कोई भी फोर्स इस गैस को एक्सपेंशन को के इस गैस के एक्सपेंशन को रेजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग ही कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अब हमें पता है कि वर्क डन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इनटू डीवी अंटिल अनलेस देयर इज एन अपोजिंग फोर्स वी कैन नॉट से दैट देयर इज एनी वर्क ट्रांसफर। आ रहा है समझ में, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताना मुझे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताना। मैंने बोला कि वी नो दैट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी until or unless this p external is not there, the work transfer will be what, zero. The same case is in free expansion. Free expansion means there is, this place is vacuum, that means p external is zero. जैसे ये जीरो हुआ, जो एक्सपेंशन में वर्क हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है, एनीवन, कोई डाउट? नो सर बोलना पड़ेगा फिर, ऐसे यस सर बोलोगे ऐसा लगेगा डाउट है। ठीक है, तो जैसे ही आपने बेटा डेल क्यू जीरो हो गया और डी यू जीरो हो गया, तो फर्स्ट लॉ से क्या हो गया, del q is equal to 0, del w is equal to 0. That means it will lead to what, du is equal to 0. कोई कंफ्यूजन है? ऑब्वियसली बात है, द फर्स्ट लॉ क्या होता है, del q is equal to du प्लस del w। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, du भी जीरो होगा। ठीक है, जैसे ही du जीरो हुआ दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं du इक्वल टू जीरो पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, अगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूँ तो क्या कर सकता हूँ, du इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा, यहाँ पे जीरो पुट करा, du की जगह जीरो, बाकी इक्वेशन सी वी डी टी प्लस del u over del v at constant temperature dv। ठीक है, यहाँ से del u over del v at constant temperature की वैल्यू को फाइंड आउट किया मैंने, तो क्या आ जाएगा वो, del u over del v at constant temperature should be equal to negative of cv। ठीक है, cv को उठा के उधर ले गए, dt over dv। मैंने इसको डेल इसलिए दिया क्योंकि कंडीशन एक आ गई है, क्या, u is constant। दिस इक्वेशन इज, दिस कंडीशन इज वैलिड व्हेन u इज कांस्टेंट। जब मैंने du को जीरो लिखा है दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, इसीलिए मैंने वहां पे क्या लिखा,
स्मॉल यू। ठीक है, अब देखो मुझे फाइंड आउट करना था लेफ्ट हैंड साइड टर्म की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप वॉल्यूम को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? इस इक्वेशन में बेटा, ये जो मेरी डी यू वाली इक्वेशन थी, सीवी मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, दैट मीन्स ये टर्म तो मैं मेजर कर सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकता हूँ। ठीक, थर्मोमीटर की हेल्प से। बट यहाँ पे बेटा चेंज इन वॉल्यूम आप पता कर लोगे, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी मेजर करने का तरीका नहीं है हमारे पास, कोई फिजिकल मेजरमेंट टूल नहीं है मेरे पास कि मैं इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज की मेजर कर पाऊँ। मैं आपको बोल दूं कि ये सब गैस है, इसकी इंटरनल एनर्जी बताओ, नहीं, कोई भी चीज नहीं है। वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा आप बोल सकते हो कि हाँ वॉल्यूम मेजर किया मैंने, इतना बढ़ गया। टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली विद एनी इंस्ट्रूमेंट इंटरनल एनर्जी। सो इसको मेजर करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक पूरा सेटअप एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो टर्म है इट इज इक्वल टू माइनस सी वी डेल टी ओवर डेल यू डेल वी। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी थी या नॉन मेजरेबल क्वांटिटी थी, इसको मैंने किसके टर्म्स में लिया है? मेजरेबल क्वांटिटी के टर्म्स में लेके आ गया। आ रहा है समझ में? नाउ आई कैन मेजर डेल्टा टी, आई कैन मेजर डेल वी एट कांस्टेंट यू। ठीक, मीन्स यही सेटअप है। इस सेटअप में डी यू कॉन्स्टेंट है, डी यू यू कॉन्स्टेंट है। दिस मीन्स जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हुआ, देखो पहले गैस सिर्फ लेफ्ट वाले वॉल्व में थी, जैसे ही मैंने इसको वॉल्व हटाया, गैस का वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स डेल वी इज पॉजिटिव। उस वॉल्यूम चेंज होने के साथ आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर डॉल कर लिया, उस थर्मोमीटर के थ्रू आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो कि टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। आ रहा है समझ में? सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि डेल टी ओवर डेल वी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो जूल ने सिर्फ सेम वही किया, और इसको पहले डिफाइन किया उसने कोफिशिएंट ऑफ जूल, म्यू जे। This is called coefficient of Joule, and value of coefficient of Joule is equal to 0 for ideal gases, and it is not equal to 0 for real gases. अरे समझ में? ये दोनों चीजें उसने पता लगाई कहाँ से? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मीन्स जब मैं आइडियल गैस को एक्सपेंड कर रहा हूँ इस प्रोसेस में, तो गैस यहाँ से यहाँ एक्सपेंड हो जा रही है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, बट डेल्टी इज जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर जीरो हुआ, दैट मीन्स ये वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? सो इफ we are having an ideal gas, for ideal gas mu j is equal to 0, but mu j is not equal to 0 for real gases. ठीक है, so अगर मैं आप सेम इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को पुट करूंगा वहां पे, इक्वेशन क्या हो जाएगी du के टर्म्स में? du इज इक्वल टू, फर्स्ट वाज cv dt, सेकेंड टर्म आ गया माइनस cv, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं किससे? म्यू जे और dv। किसी को दिक्कत है अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं तो? पहला टर्म आपको पता था सी वी डी टी, डेल यू ओवर डेल टी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई बेटा, माइनस सी वी डेल टी ओवर डेल वी, कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी, और इसी को बोल रहे हैं हम क्या? म्यू जे। तो इसको मैंने म्यू जे से चेंज कर दिया, तो क्या हो गया? माइनस सी वी, ध्यान रखना सी वी है, सी इंटू वी नहीं है। ठीक है, सी वी इंटू म्यू जे इंटू डी वी। ठीक, दिस इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी सब्सटेंस। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, अब उसने जूल्स में एक्सपेरिमेंट के थ्रू पहले ही बताया कि म्यू जे की वैल्यू जीरो है फॉर आइडियल गैस। दैट मीन्स फॉर आइडियल गैस म्यू जे इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हेयर you will get
du इज इक्वल टू सी वी, ये तो मिलेगा मुझे, म्यू से जीरो हुआ, du इज इक्वल टू सी वी डी टी। मतलब if I am having any ideal gas, I can directly apply change in internal energy for an ideal gas is equal to CV dt। कोई भी प्रोसेस हो, यहाँ पे मैंने कहीं भी कोई प्रोसेस, ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे आपने कोई भी प्रोसेस का अजम्पशन नहीं लिया है, समझ रहे हो? दैट मीन्स फॉर एन आइडियल गैस इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस एनी प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू जूल ने ये फाइंड आउट किया कि म्यूजे की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल गैसेस, मींस देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वी आर एक्सपेंडिंग एन आइडियल गैस अंडर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी केस। ठीक है, so that's why du is equal to cv dt for ideal gas or any process. On the other hand, if I am again talking about constant volume process, अब जैसे ही इस इक्वेशन में कांस्टेंट वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया, dv क्या हो गया, फिर से कांस्टेंट, तो मतलब राइट हैंड साइड जीरो हो गया, तो सर डिस्टम जीरो हो गया, फिर से क्या आया, du is equal to cv dt। now this is applicable for constant volume process, any substance। these two are very important expressions। आ रहा है समझ में? means if we are having an ideal gas, then whatever is the process, we don't need to consider it, we can just write change in internal energy for ideal gas is cvdt। हमें प्रोसेस देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी प्रोसेस के लिए मैं आइडियल गैस के केस में du is equal to cvdt अप्लाई कर सकता हूँ। On the other hand, if we are having any constant volume process, in that case कोई भी सब्सटेंस हो, whether it is ideal gas or it is a real gas, whatever it is, I can apply du is equal to cv dt। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, अंतर क्या? अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, यही तो चेंज है बेटा। अलग अलग तरीके से मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही चीज को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो भी हमने इक्वेशन अभी तक अपनी ड्राइव करी है, सब इक्वेशन में मैंने ये बताया है कि ये दीज इक्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल हैं। आ रहा है समझ में? तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि देखो, आप डी को अगर आपसे कोई बोलता है, ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तो बेटा आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आ रहा है समझ में? अब आपसे कोई बोलता है कि भाई आइडियल गैस है, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तब आप लिख सकते हो हाँ भाई डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, जैसे ही उसने आइडियल गैस बोला, आपने सीधे लिख दिया डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। उससे पूछा भी नहीं मैंने कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, या कोई और प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। I don't need that information because I am getting the information that it is an ideal gas. So whenever there is an ideal gas, du is equal to cv dt। मुझे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करना है। आ रहा समझ में? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बोल दिया आपको कि भाई रियल गैस है कोई आपके पास, आप इसका क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए मुझे, तो आप बोलोगे भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, कौन सी प्रोसेस है? अगर उसने बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब आप लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी।
But if volume is not constant, you cannot apply this. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस है बेटा, सेम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आइडियल गैस के लिए कंडीशन कुछ और है और रियल गैसेस के लिए कंडीशन कुछ और है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है आइडियल गैस, तब तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। इफ in question it is not given that it is an ideal gas, then you cannot use this formula until or unless it is a constant volume process. ओके okay? किसी और को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? बेटा रियल गैस का सिंपल हम लोगों ने देखो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व किया है। जब मैंने आपके लिए ये इक्वेशन यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको? ये इक्वेशन कहाँ से है, कैसे है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मैंने क्या करा बेटा, जूल ने जो एक्सपेरिमेंट करके बताया था उसने क्या बोला था कि म्यूजे की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 है। मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इस गैस को यहाँ से यहाँ एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेल टी की वैल्यू 0 हो गई। डेल टी की वैल्यू 0 होते ही इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब फॉर आइडियल गैस म्यूजे इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर आइडियल गैस नहीं है, रियल गैसेस हैं, तो दैट मींस म्यूजे की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, दैट मींस म्यूजे इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैंने म्यूजे 0 पुट करा। मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर फर्स्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में ये इक्वेशन क्या होगी, तो फॉर आइडियल गैस म्यूजे इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी निकाल फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने म्यूजे यहाँ पे 0 पुट किया, डी यू क्या आ गया, सीवीडीटी के इक्वल आ गया। आ रहा है समझ में? जैसे ही डी यू इज इक्वल टू सीवीडीटी आया है, इसका मतलब अगर मैं आइडियल गैस कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं होना है, डायरेक्टली क्या है, डी यू को सीवीडीटी के इक्वल पुट कर सकता हूं फॉर आइडियल गैस। आ रहा है समझ में? ऑन दी अदर हैंड, अब दूसरी बार मैंने एज्यूम किया कि फॉर लेट अस से कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या आता है। जैसे ही मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो डीवी की वैल्यू 0 हो गई। देखो दोनों चीज, दोनों के लिए वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट 0 हो रही है। यहाँ पे म्यूजे 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या 0 हो रहा है, डीवी 0 हो रहा है। म्यूजे म्यूजे 0 नहीं है यहाँ पे डीवी की वजह से ये टर्म 0 हो गया। अब जैसे ही ये टर्म 0 हुआ, डी यू किसके इक्वल हो गया, फिर से सीवीडीटी के, सीवीडीटी के इक्वल हो गया। इसका मतलब अब मैं जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी तो मैं कोई भी सब्सटेंस हो उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ प्रोसेस बेटा अज्यूम करी है, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस। नो, मैंने कोई गैस के बारे में बोला ही नहीं यहाँ पे। मैंने सिर्फ मैंने क्या लिखा, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये आ गया निकल के। इसका मतलब इफ वी आर हैविंग एनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आई कैन अप्लाई दिस सीवीडीटी फॉर एनी सब्सटेंस वेदर इट इज आइडियल गैस और इट इज अ रियल गैस। आ रहा है समझ में? किसी और को डाउट है कोई? ओके, so from here I can write that for ideal gas, internal energy is a function of temperature only. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? Because du is equal to CVDT। ये आइडियल गैस के लिए था। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ dt पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई u इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Whenever we are talking about for an ideal gas, the internal energy is a function of temperature only। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट इज एंथैल्पी। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा, हमने
हीट ट्रांसफर फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किसके इक्वल होता है, ये फाइंड आउट किया. फिर वी हैव फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस और एंड फॉर रियल सब्सटेंस. ठीक है, ये हमने पता किया अभी तक. ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफाइन property, another property that is called enthalpy, and it is defined as capital H is equal to, it is the summation of internal energy plus flow energy. It is called flow energy, P into V. अभी तो flow energy बस नाम याद रखो. जैसे हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे फॉर ओपन सिस्टम, ये समझ में आएगा कि वाई इट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी. हाँ बेटा, नहीं 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 लिख सकते हैं. नहीं लिख सकते हैं. H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V है. चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम नहीं है. ठीक है, प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं. ठीक, अगर इसी को मैं, दिस इज इंटरनल एनर्जी, यू पता है तो चलो लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी. ठीक है, ये क्या है, टोटल एंथैल्पी, टोटल इंटरनल एनर्जी. अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ पर यूनिट मास के बेसिस पे तो क्या हो जाएगा, इट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. यहाँ ये टोटल वॉल्यूम है. ठीक है, H इज इक्वल टू U प्लस P. दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. ठीक, और स्पेसिफिक एंथैल्पी. ठीक है, नाउ अगर मैं DH को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, या चलो यहीं कर लो टोटल में. डेल्टा H DH कितना हो जाएगा, DU प्लस P DV प्लस V DP. यही होगा डिफरेंशिएशन. ठीक है, एंड नाउ इफ और फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस dp विल बी 0 क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. सो फ्रॉम हियर dh विल बी du प्लस pdv. यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, dh is equal to du plus pdv. It is only for constant pressure process. Keep that in mind. dh is equal to du plus pdv. It is applicable only for constant pressure process. ठीक. Now we know that from first law, del q is equal to क्या था, du plus del w. ठीक है, du जब लिखा था जब हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर लिया था. ठीक, अब मैक्सिमम टाइम्स में हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, तो ध्यान रखना कि बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि du हम क्यों लिख रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे फर्स्ट लॉ पूछता है तो आपको ये नहीं लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि हम बार बार यही यूज कर रहे हैं. कोई भी अगर आपको फर्स्ट लॉ पूछ रहा है तो आपको DE लिखना है यहाँ पे, उसके बाद आप रिड्यूस करते जाओ. ठीक है, लेकिन हम क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स में हम लोग यहाँ पे कभी भी क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबली लेके चल रहे हैं, इसलिए हम यही इक्वेशन यूज कर रहे होंगे. तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिकॉज अब आपको पता है वाई आई एम राइटिंग इट du. ठीक है, अगेन अगर dw अदर 0 है एंड क्वासी स्टैटिक है, dq क्या हो जाएगा, du प्लस pdv. होगा या नहीं होगा, ये होगा. अब इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को आप अगर क्या कहते हैं कंपेयर करोगे तो वो क्या दिख रहा है, dh इज इक्वल टू डेल q. ठीक है, dh इज इक्वल टू डेल dq. बस किसके लिए, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए. ये ध्यान देना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज dh की वैल्यू du प्लस pdv के इक्वल तभी आया है जब मैंने ये अजम्पशन यूज किया है. ठीक है, और इधर वाले अजम्पशन तो है ही. ठीक है, वो तो वैलिड है ही. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट del q
for constant pressure process is equal to dH. मतलब heat transfer for a constant pressure process is equal to change in enthalpy for that process. ये दूसरा important कंक्लूजन है. आपके सेमेस्टर में भी बहुत बार प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूफ दैट heat transfer for a constant pressure process is equal to change in enthalpy, or prove that heat transfer for a constant volume process is equal to change in internal energy. प्रूफ करने को आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आ जाता है कि हीट ट्रांसफर फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन वर्क. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके इक्वल हो रहा है. कोई कंफ्यूजन नहीं आते? ओके, ठीक है. तो इसके बाद जो एंथैल्पी वाला, देखो अब हमने जो यहाँ तक प्रूफ किया, अब अगेन एंथैल्पी को लेके जैसे कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, देखो एंथैल्पी जो टर्म डिफाइन हुआ है उसका मेनली पर्पस इज, मेनली टू पर्पस वाज देयर. फर्स्ट वन इज एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर द ओपन सिस्टम. कोई वर्क को मैं टोटल डिफाइन कर पाऊँ, क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या है, फ्लूइड के पास इंटरनल एनर्जी भी है और कुछ ना कुछ फ्लो एनर्जी भी है. ठीक है, तो दोनों के समेशन को मैं एक ही टर्म से डिफाइन कर पाऊँ, एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर पाऊँ. दैट वाज द रीजन, फर्स्ट रीजन टू डिफाइन द एंथैल्पी. अनदर रीजन वाज दैट वी हैव टू रिलेट, जैसे मैंने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, सॉरी वॉल्यूम के लिए रिलेट किया हीट ट्रांसफर को du से, उसी तरीके से मुझे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को किसी प्रॉपर्टी से रिलेट करना था, दैट वी डिफाइंड एज एंथैल्पी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई enthalpy was defined. These two were the main reason. ठीक है, again if I am considering that enthalpy is a function of temperature and pressure, so again you can say that dH will be del H over del T at constant pressure into dt plus del H over del P at constant temperature into dt. Now इस इक्वेशन में we know that dq क्या होता है, अगेन m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है. अब प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो यहाँ पे सीपी, सी की जगह क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा. तो इस इक्वेशन को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, m इंटू सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एच. मतलब if you want to find out change in enthalpy, you can directly apply m into cp into dt for what, for constant pressure process. ठीक है, any substance आ रहा है समझ में. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट डीएच इक्वल टू एमसीपी डीटी अप्लाई कर सकता हूँ. कोई भी सब्सटेंस हो, मुझे मतलब नहीं है, रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, व्हाटएवर इट इज. ठीक, सेम. अब अगर इस इक्वेशन से मैं यहाँ देखूंगा, डेल एच ओवर डेल टी क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है ये इक्वेशन. ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, dH over dt at constant pressure is equal to what, m into c. ठीक है, m into cp हो गया. और इसी को अगर मैं बेटा स्पेसिफिक के टर्म्स में लिखना चाहूँ, स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो डेल h over del t at constant pressure is equal to what, it will be cp only. ठीक है, मास से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो अगेन इस इक्वेशन को आप फिर से स्पेसिफिक एंथैल्पी के टर्म्स में लिखा मैंने, तो dH इज इक्वल टू क्या हो गया, del H over del T constant pressure dt plus del H over del P
कांस्टेंट टेम्परेचर dP, और इस dH over del T कांस्टेंट प्रेशर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Cp से. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? will be dH is equal to Cp dt plus del H over del P at constant temperature T. Again, it's almost same pattern as we have done for internal energy. एक टर्म मुझे पता चल गया, अभी मैंने फाइंड आउट किया कैसे निकला हो. दूसरे टर्म को मुझे फाइंड आउट करना है. अब अगेन प्रेशर मैं मेजर कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट डायरेक्टली मेजर चेंज इन एंथैल्पी. So for this again we have to design, somebody has to design an experiment to calculate this quantity. ठीक है. So again Joule Thomson did an experiment to define this क्या करें बेटा? नीचे वाला कहाँ नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा होगा यार? ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, इसको नहीं दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है. बोर्ड तो पूरा दिखता है. ठीक है. सो जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज के लिए इतना ही.